प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 21वें दिन चंद्र ज्योति नाम की पुतली प्रकट हो गई और राजा भोज को कहने लगी कि महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तत्पर रहते थे। क्या ऐसा कोई गुण आप में है? सुनिए, मैं आपको उनके जीवन की एक कहानी सुनाती हूं। राजा भोज ने कहा, चंद्र ज्योति, तुम्हारी छटा, तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी कांति सचमुच में चंद्रमा की तरह एकदम स्वच्छ, धवल है, निर्मल है। मैं उत्सुक हूं, जरूर सुनाइए, क्या कहानी है, क्या बात है। चंद्र ज्योति कहने लगी कि एक बार महाराज विक्रमादित्य ने फिर से एक सुविशाल यज्ञ की रचना करने की मन में ठान ली और उनका मन था कि इस यज्ञ के अंदर स्वयं चंद्रमा आए, चंद्र देवता आए। पर चंद्र देवता को आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा जाए? बहुत सोचने के बाद उनके मन में आया कि क्यों नहीं मैं अपने महामंत्री को इस काम के लिए नियुक्त करूं। वे सर्वथा योग्य है और वे कर सकते हैं। इससे उनकी विचक्षणता भी पता चल जाएगी, लोग जान जाएंगे कि मेरा महामंत्री कैसा है, कितने गुणों से संपन्न है, और उनको उनकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था। महामंत्री से यज्ञ के बारे में मंत्रणा करते हुए आज वे उन्हें यह भी कहना चाहते थे कि ये पत्रिका साक्षात चंद्रमा को आप देकर आइए और उन्हें सशरीर आने का निवेदन कीजिए। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर ये जाने को उद्यत थे, पर इतने में महामंत्री के घर का एक नौकर सभा में उपस्थित हुआ और उसने इंगित किया कि आप कुछ समय के लिए इधर आइए, साइड में आ जाइए। महाराज विक्रमादित्य भी देख रहे थे। अचानक कुछ अत्यावश्यक कार्य है, इसीलिए ये नौकर आया है, यह महामंत्री जानते थे, वरना वो इतनी हिम्मत नहीं करता। वे फटाक से उसके पास गए, आपस में उनकी कुछ बातचीत हुई। उनकी वार्तालाप सुनते सुनते ही महामंत्री का चेहरा मुरझा गया था। राजा ऐसा कुछ देख रहे थे। महामंत्री जी तत्काल फिर से उपस्थित हुए और महाराज विक्रमादित्य से हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे क्षमा चाहता हूं, अर्जेंट में मुझे घर पे जाना होगा। और इतना कह के वे निकल पड़े। उनके नौकर को रोकते हुए महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि बात क्या है? अचानक तुमने ऐसे क्या समाचार दिए जो महामंत्री के चेहरे पर से रौनक ही चली गई? वे अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। नौकर ने हाथ जोड़कर कहा कि महामंत्री जी ने मुझे बताने से मना किया है। आपके इस यज्ञ के कार्यक्रम में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाएगी, आप अपना ध्यान विचलित कर दोगे, इसलिए उन्होंने कहा कि भूल कर भी ये बात महाराज के सामने मत रखना, नहीं तो वे अपने कार्य से थोड़े से विचलित हो सकते हैं। राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, जो कुछ है मुझे स्पष्ट रूप से कहो, क्या बात है? उस नौकर ने कहा कि कतिपय वर्षों से महामंत्री जी की एक ही कन्या है और वो व्याधिग्रस्त है। जैसे जैसे उसका इलाज किया जा रहा है, वैसे वैसे उसका रोग बढ़ता ही चला जा रहा है। महामंत्री जी ने संसार के किसी भी वैद्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने आकर जो दवाई बताई वो उसे दी गई, पर
कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो मरना सन्न हो चुकी है, कभी भी काल कलवित हो सकती है। बस यही समाचार मैं देने को आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी चलता हूं, पर तुम ये बात महाराज से मत कहना। स्वामी भक्त थे महामंत्री जी। अब राजा ने सचमुच में, यज्ञ तो एक तरफ हो रह गया, वे उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ सोचने लगे। उन्होंने आनन फानन के अंदर राजवैद्य को बुलावा भेज दिया। राजवैद्य आए, उनसे पूछा क्या तुमने महामंत्री जी की लड़की की बीमारी का निराकरण जानने की कोशिश की है? उस बीमारी को हटाने के लिए कुछ उपाय किया है? राजवैद्य ने कहा कि महाराज, मैं कई बार जाके आ गया, पर उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है और वो असंभव है। तो क्या है बताओ? राजवैद्य ने कहा, ख्वांग नाम की जो बूटी है, वो ख्वांग बूटी घसकर यदि इसे पिलाई जाए तो ही ये लड़की बच सकती है, अन्यथा मुश्किल है। राजा ने पूछा, कहाँ मिलेगी ये बूटी? नील रत्नगिरी पर्वत के पास घना जंगल है, वहीं पर ये बूटी मिलेगी। राजा ने कहा, उसकी पहचान कैसे पहचानेंगे कि वो ख्वांग बूटी ही है? उन्होंने कहा कि ये पौधा ऐसा आता है जो आधा, इसके फूल आधे पीले और आधे नीले होते हैं, और इसके पत्तों का स्पर्श जैसे अपने आज की लाजवंती को जैसे हम स्पर्श करते हैं लाजवंती के पत्तों को, तो वो संकुचाती है, ठीक उसी तरह उसके पत्ते भी संकुचाते हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और वो बूटी लाने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने तत्काल आनंद फानन में वेतालों को याद किया। काली के आशीर्वाद से प्राप्त वेतालों ने उन्हें नील रत्नगिरी पर्वत पे छोड़ दिया और अदृश्य हो गए। सचमुच में वह नील रत्नगिरी पर्वत भयंकर जंगल में व्याप्त था, घिरा हुआ था चारों तरफ से, अंधकार सा था, इतनी सघन झाड़ियां थी। और वैद्य जी ने कह दिया था कि वहां जाना साक्षात मौत को आमंत्रण देना है। जहरीले जानवर, हिंसक जानवर, शेर, चीतों की दहाड़ से प्रकंपित हो रहा था। पर महाराज विक्रमादित्य कहाँ डरने वालों में से थे। वे जंगल में अपनी तलवार की नोक से झाड़ियों को हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे उस पौधे को पाने के लिए। पर अंधकार भी इतना ज्यादा होता चला जा रहा था कि उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इतने में एक शेर झपट्टा मार के उनकी ओर छलांग लगाता है। संभलते संभलते भी महाराज की भुजा को नाखून से खरोच डालता है। महाराज सावधान हो जाते हैं और उस शेर का धड़ गर्दन से अलग कर देते हैं, मार डालते उसे। आगे विश्राम हेतु एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, प्रातःकाल का इंतजार करते हैं। प्रातःकाल थोड़ा उजाला होते ही फिर से वे उस पौधे की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो घाटी के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे अंधकार भी बढ़ता जा रहा था, दिन में भी अंधेरा। रास्ते में सांपों की फुंकार, उस फुंकार की आवाज से ही उनको पता चल जाता था कि बहुत जहरीले सांप है, नाग है। अपनी तलवार की नोक से दोनों तरफ हटाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि मैं अभांतरित हो गया हूं, जमीन से मैं ऊपर उठ गया हूं। वे समझ पाते तब तक तो एक विशाल काय
दैत्य जैसे अजगर ने अपने अंदर उनको ले लिया था। सिर्फ मुंडी बाहर दिख रही थी, पूरे अंदर निगल चुका था। कुछ समझ पाते तब तक तो उसने अपना जबड़ा बंद कर लिया। अजगर के पेट के अंदर महाराज विक्रमादित्य चले गए। हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अपनी तलवार धीरे धीरे उस अजगर के पेट को चीरने के लिए शुरुआत कर दी और वो सफल हुए। पेट को चीरकर वे वापस बाहर आए और साक्षात चंद्रमा को आह्वान करने लगे कि हे चंद्र देवता, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। तो रात को दिन में बदलने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हो, यहाँ कुछ भी उजाला नहीं है, कृपा करो। इतना मुंह से निकलना ही था कि उस अंधकारमय जंगल के अंदर उजाला सा हो गया। महाराज विक्रमादित्य स्पष्ट रूप से सब कुछ देख रहे थे। वे आगे बढ़ते गए और उनको ख्वांग नाम की वो बूटी, जो लक्षण अपने राजवैद्य ने बताए थे, वो लक्षण उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने 2-4 पौधे जड़ से उखाड़े, वैसे ही नीले और पीले फूलों से आधे नीले आधे पीले सजे हुए थे और साथ साथ उनके पत्तों को जब उन्होंने स्पर्श किया तो लाजवंती की तरह वो सकुचा गए। राजा को समझ में आ गया कि यही ख्वांग बूटी इसी में है। उन्होंने जड़ से उसे उखाड़ लिया था। चंद्रमा साक्षात सशरीर उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि महाराज, आपका प्रजा के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो आत्मीयता है, जो प्रतीति है, सचमुच में वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। उनके लिए, प्रजा के लिए आप अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हो, उद्यत हो जाते हो। और आपने मुझे आमंत्रित करने के लिए जिस महामंत्री को चुना था, पर उनके घर में जब ये स्थिति देखी कि उनकी बेटी मरनासन्न है, तो यज्ञ छोड़कर आप उसकी जान बचाने के लिए आ गए। और हाँ, ये बूटी किसी और को काम में आ जाएगी। ये अमृत मैं आपको दे रहा हूँ, 2 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिएगा, लड़की सजीव हो जाएगी। दूसरी बात, सशरीर यदि आपके यज्ञ के अंदर मैं आया तो बाकी की जगह पर संसार में पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो मेरी भावना हमेशा आपके साथ रहेगी। आप उस यज्ञ को कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। अदृश्य रूप से ही सही, मैं उस यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आपको वरदान देता हूँ, आपका वो यज्ञ सफल होगा। इतना कह के चंद्र देवता अमृत देकर महाराज विक्रमादित्य के वहाँ से जंगल से चले गए। वेतालों का स्मरण कर महाराज फिर से अपने उज्जैनी में आ गए और उन्होंने बिना राजभवन में गए सबसे पहले महामंत्री के घर पे गए, उनकी लड़की के मुंह में 2 बूंद डाले और लड़की उठकर बैठ गई। राजा भोज की तरफ देखती हुई चंद्र ज्योति ने कहा कि महाराज, कितनी अद्भुत बात है। राजा अपनी प्रजा के लिए जब इस तरह से अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है, उसके राज्य में चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है। चंद्रमा भी साक्षात अदृश्य रूप से ही सही उनके प्रत्येक कार्य के अंदर अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुरित रहते हैं। क्या ऐसा कोई गुण प्रजा के लिए आपके हृदय में है? नहीं तो आप इस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ सकते हो। 21 दिन हो गए दोस्तों, महाराज भोज अपने स्वप्न को साकार रूप नहीं दे पा रहे थे, पर उन्हें बड़ा मजा आ रहा था अपने उज्जैनी के जिसकी गद्दी के ऊपर आज वो विराजमान है, महाराज सम्राट विक्रमादित्य की यशोगाथाएं और उनके बारे में एक एक किस्से सुनकर
उनके मन में भी आ रहा था कि मैं भी अपनी प्रजा के लिए ऐसा ही कुछ करूं और अपने इस जीवन को सफल बना दूं। आगे 22वीं पुतली कौन सी कहानी सुनाएगी ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। प्रणाम।